हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप लोग मानव भूगोल से जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल को पढ़ने के क्रम में आज हम लोग अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसे कहते हैं इसे पढ़ेंगे। विकसित विकासशील देशों में जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं हैं, इन शॉर्ट में हम लोग उनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अब तक हमने जनसंख्या के भूगोल में क्या क्या पढ़ा है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि मानव भूगोल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने मानव भूगोल के विषय के बारे में एक चर्चा की थी, फिर उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विषय में चर्चा की। उसको आगे बढ़ते हुए क्रम में हमने नियतिवाद, जिसे हम लोगों ने पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा, हमने संभववाद को पढ़ा, हमने नवनियतिवाद को पढ़ा। आगे बढ़ने के क्रम में हमने जनसंख्या से संबंधित सामान्य तथ्य और परिचय के बारे में चर्चा की थी। कुछ वैश्विक तथ्यों के बारे में जनसंख्या से संबंधित चर्चा की गई थी। फिर आगे जनसंख्या को पढ़ने के क्रम में हमने जनसंख्या के विभिन्न सिद्धांत, जैसे माल्थस का सिद्धांत हो गया, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, थॉमसन एंड नॉडेस्टिन का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी क्रम में। तो बेसिकली अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, इसका एक बेसिक फंडा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं हर बार करता हूं कि जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको इन शॉर्ट पहले ही आपको एक बार समझा दूं। तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या मतलब होता है जितने भी संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों के ऊपर कितनी जनसंख्या आश्रित है। जैसे आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि कहीं पर खाना चल रहा है, कहीं पर कोई भोजन का निमंत्रण है आपको, और वहाँ पर 100 लोगों का खाना बनाया। 100 लोगों में से 80 लोग ही आए वहाँ पर, तो वहाँ पर वो संसाधन या जो खाना है वो एक्सेस में है, या अगर 100 की जगह 120 आ जाए तो वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर 100 का खाना बनाया और 100 के 100 आ जाते हैं तो वो एक तरह से ऑप्टिमम स्थिति है, या यूँ कहें कि अनुकूलतम स्थिति है। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब भी यही होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा पृथ्वी तल है वहाँ पर जनसंख्या भी और संसाधन भी, ये सभी जगह समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। हो सकता है कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो और संसाधन बहुत कम हो, कहीं पर संसाधन बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या बहुत कम है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात करूं तो जिन देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत, तो भारत में जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की कहीं ना कहीं हम लोग कमी देखते हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करते हैं तो भारत से लगभग 2-2.5 गुना बड़ा क्षेत्रफल होकर के अमेरिका की जो पॉपुलेशन है मात्र 30 करोड़ है, भारत की 130 करोड़ है। तो उतनी बड़े पॉपुलेशन के साथ छोटी सी जो है जनसंख्या पाई जाती है, तो वहाँ पर संसाधन एक्सेस मात्रा में है जनसंख्या से अगर तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर जनसंख्या का भी और संसाधनों का भी वितरण सभी जगह समान रूप से नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि संसाधन आधार पर जनसंख्या का दबाव और उपलब्ध प्रौद्योगिकी यह निश्चित करते हैं कि कोई प्रदेश अधिक जनसंख्या वाला है या अल्प जनसंख्या वाला। मतलब हम लोग किसी भी क्षेत्र को कैसे कहेंगे कि यह अधिक जनसंख्या वाला है या कम जनसंख्या वाला। आप सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्राज़ील है, अगर ब्राज़ील की जनसंख्या 25 करोड़ है तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है जनसंख्या कम है। लेकिन वही 25 करोड़ की जनसंख्या किसी छोटे से देश सिंगापुर में हो तो हम लोग कहेंगे कि तो जनसंख्या आधिक्य वाला देश है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल और उसके संसाधन के अनुपात में वो जनसंख्या बहुत कम है अथवा ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि जिस सीमा तक संसाधनों का उपयोग किया जाता है ये निश्चित करता है कि वो प्रदेश अल्प जनसंख्या वाला है या अधिक जनसंख्या वाला। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जब आप विश्व के नक्शे में देखोगे तो ब्राज़ील लगभग इतना बड़ा देश है। या ब्राज़ील का एग्जाम्पल नहीं लेकर के अगर मैं आपको लूँ तो ये अमेरिका है, देखिएगा, और ये हमारा भारत है। अब आप देखिएगा भारत में 130 करोड़ है और यहाँ पे मात्र 30 करोड़ है। तो एरिया ऑफ लैंड जो कि अपने में संसाधनों को समेटे हुए है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन की उन पर निर्भरता बहुत कम है। ये तो स्थिति अमेरिका की। वहीं भारत की स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई भी देश अनुकूलतम जनसंख्या वाला देश कब कहलाएगा, उस समय जब उपलब्ध संसाधनों की तुलना में व्यक्तियों की संख्या संतुलित रहती है, मतलब बैलेंस रहती है। उपलब्ध संसाधन और व्यक्तियों की संख्या दोनों बैलेंस रहे, तब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि वह क्षेत्र अनुकूलतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्लियर बात है। फिर अगर हम लोग बात करें कि अनुकूलतम स्थिति को बनाए रखा जा सकता है, यदि कब बनाए रखा जा सकता है, अगर हम लोग नवीन संसाधनों का दोहन अथवा नियोजन
कि अन्य स्वरूपों का विकास करें, जनसंख्या में वृद्धि के साथ संतुलन भी बनाए रखें। मतलब अगर हम लोग नए नए जो संसाधन हैं उनका उपयोग करना शुरू करें और उसके अंदर भी हम लोग नियोजन करें कि जो संसाधन खत्म होने वाले हैं हम उसका कम से कम उपयोग करें। वहीं हमारी जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है हम उसे भी अगर नियत करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग अनुकूलतम स्थिति को बनाए रख सकते हैं, संसाधन कम होने के बावजूद भी। अब यदि बात करते हैं कि यदि जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो जाती है तब हमें ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू करते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देखिएगा इस ग्राफ में संसाधन इतने हैं, फिर आप देखिए अगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को घटना ही पड़ेगा, पॉपुलेशन को डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन उतने नहीं हैं जितना कि आप उनका दोहन कर रहे हैं। फिर एक बात करते हैं कि एक निश्चित बिंदु तक ही भूमि पर कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। मतलब हम लोग यूँ कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा श्रमिक काम करेंगे, जितनी ज़्यादा मैन पावर काम करेगी, उतना ज़्यादा हम लोग उत्पादन करेंगे। लेकिन ये ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहता है कि नहीं, उसकी भी एक सीमा है, वो जितनी आवश्यकता है उतने ही चाहिए होते हैं, उससे एक्सेस मात्रा में रहे मतलब आप अगर लगेंगे तो उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और बल्कि घटेगा। क्लियर बात है। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बार जब अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति आ जाए तो उसमें जो है और अधिक वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी, लेकिन यह वृद्धि फिर धीरे धीरे घटती हुई दर से होना शुरू हो जाएगी। यही है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। फिर अगर हम लोग बात करें कि इसी के विपरीत अगर किसी क्षेत्र में संसाधन तो बहुत ज़्यादा है, जैसे लैंड मास तो बहुत है, जैसे ये ब्राज़ील की स्थिति है, ब्राज़ील में संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो आप देखिए इतनी बड़ी भूमि और जनसंख्या बिल्कुल थोड़ी सी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आप देखिएगा किसी क्षेत्र के सभी संसाधनों को विकसित करने के लिए पर्याप्त व्यक्ति अगर उपलब्ध नहीं है तो उनका जीवन स्तर भी नीचे ही रहेगा। अगर व्यक्ति ज़्यादा है तो भी जीवन स्तर नीचे रहेगा और पर्याप्त व्यक्ति नहीं है तो उसमें भी जीवन स्तर नीचे ही रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये रहा, इस आधार पर अगर हम लोग ब्राज़ील का एग्जाम्पल लेते हैं, 14 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में घनत्व निकालना सिखाया था कि एक वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है वो उसका घनत्व कहलाता है। तो 14 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जब रह रहे हैं तो ये एक तरह से अल्प जनसंख्या है, ये यूँ कहें कि अंडर पॉपुलेशन है। किंतु जब ब्राज़ील में यूरोपीय लोग जब बसना शुरू हुए थे तो उस समय ये देश अल्प जनसंख्या वाले देश नहीं थे। हालांकि वहाँ पर कम लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर आज जो हम लोग वहाँ पर संसाधन दोहन कर रहे हैं उसकी तुलना में वहाँ पर संसाधन भी उस समय कम रहे थे। आप लोग ये बात देखिएगा कि संसाधन कब बनते हैं, संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य उसे संसाधन के रूप में काम में लेना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कमरे में एक चेयर पड़ी है, आपको नहीं पता उस चेयर का उपयोग क्या है, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसका चेयर के रूप में या कुर्सी के रूप में बैठना या उपयोग करना प्रारंभ करते हैं वो आपके लिए एक प्रकार का संसाधन बन जाता है। तो संसाधन हम ही बनाते हैं हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से। फिर अगर हम लोग आज अगर प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो मध्य एशिया आज अल्प जनसंख्या का क्षेत्र माना जाता है, परंतु यहाँ पर अपार खनिज संसाधन उपलब्ध हैं जो कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूसी साइबेरिया, यहाँ की जो औद्योगिक जनसंख्या है उसका भरण पोषण कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि ये वो क्षेत्र है जिसे हम लोग सेंट्रल एशिया कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं परंतु जनसंख्या अल्प है। तो यहाँ पर भी आप लोग जब चेक करेंगे तो यहाँ पर भी जीवन स्तर जो है वो नीचे ही मिलेगा आपको। क्लियर बात है। फिर हम लोग बात करें कि बेसिकली इसका मजमून ये है कि यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या नहीं है लेकिन उपलब्ध भूमि की मात्रा अधिक है और संसाधनों की मात्रा अधिक है तो वहाँ पर तकनीकी का अच्छा उपयोग करके और मतलब वहाँ पर संसाधनों का पर्याप्त विदोहन करके हम लोग वहाँ के जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर जनसंख्या के भी बढ़ने के पूरे चांस होते हैं। वहीं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बहुत एक्सेस में है परंतु उतने संसाधन नहीं है, वहाँ हमें नवीन संसाधनों को खोजने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें स्थिति को कहाँ लेके आना है, हमें स्थिति को ऑप्टिमम लेके आना है। इसको मैं एक स्केल से समझाता हूँ। जैसे ये स्केल है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये जो B है ना, ये ऑप्टिमम जनसंख्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। यहाँ
कम और यहाँ ज़्यादा, ना तो ज़्यादा चाहिए आपको ना कम चाहिए, आपको चाहिए अनुकूलतम जनसंख्या जो कि आपके पास उपलब्ध संसाधनों की तुलना में आनुपातिक रूप से बराबर हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था। अब अगर हम लोग बात करें कि अल्प जनसंख्या अथवा अधिक जनसंख्या पाए जाने पर भी किसी प्रदेश की प्रौद्योगिकी के और विकास की अवस्था के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए तथा उसके जीवन स्तर जिसके लिए इसे मतलब हम लोग बात करते हैं ना जीवन स्तर पे, तो जिसके द्वारा इसे औद्योगिक देशों की श्रेणी में मापा जाए। मतलब जो वहाँ की प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ के विकास की अवस्था है और वहाँ की जो जनसंख्या है, इसी अनुपात में हम लोग नापेंगे तभी हम लोग कह पाएंगे कि कोई देश विकसित है अथवा नहीं है। तो ये रहा आपका अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में एकरमैन ने भी एक सिद्धांत दिया है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। वो आप लोग बुक से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना करके पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली ये जो हमने बात करी है, ये अनुकूलतम जनसंख्या की बात करी है। आप इसे अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो आप इसे अप्लाई करके देखिए कि भारत के अंदर कैसी स्थिति है, राजस्थान में कैसी स्थिति है और आनुपातिक रूप से हम लोग किस और बढ़ रहे हैं। इसकी के नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या से संबंधित समस्याओं के विषय में। मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सामान्य रूप से सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसे मैं बहुत लंबे टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ इन शॉर्ट सिर्फ पॉइंट के बारे में बात करेंगे और आगे कुछ नहीं। जनसंख्या से संबंधित समस्याओं की जब हम लोग बात करते हैं तो संसाधन के आधार पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, संसाधनों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव विशेषकर एग्रीकल्चर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय समस्याएं जन्म देता है इससे और अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न करता है। फिर इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो विकसित देशों में और विकासशील देशों में दोनों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। अगर हम लोग विकासशील कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आज तो हालांकि भारत और चीन दोनों के दोनों विकसित देशों की श्रेणी के में अग्रसर हैं, लेकिन अगर हम लोग आज से 2-4 साल पहले का भी अगर इनका एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर विश्व की लगभग आप मान के चलें 30-40% जो पॉपुलेशन है वो यही निवास कर रही है और इन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। विकासशील देशों का मतलब होता है जहाँ पर प्रौद्योगिकी का विकास मतलब टेक्नोलॉजी का विकास कम हुआ हो या जहाँ पर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी कम हो, लोगों की डिपेंडेंसी किस पर हो, एग्रीकल्चर पर हो या यूँ कहें कृषि पर हो या प्राथमिक क्रियाओं पर हो, परंतु जो इंडस्ट्रियां हैं, व्यापार है, सेवा क्षेत्र है, इन पर डिपेंडेंसी जहां कम होती है वो एक तरह से हम लोग विकासशील देशों की श्रेणी में रख सकते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसके, तो इस श्रेणी में हम लोग रखेंगे भारत को, पाकिस्तान को, चीन को, ब्राज़ील को, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव्स, मतलब एशिया के लगभग सभी कंट्री, जापान को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, और अगर आज के समय में बात करता हूँ तो भारत को भी इसमें से अगर हम लोग छोड़ दें तो लगभग एशिया के सारे देश, अफ्रीका के कुछ विकसित देश जो कि हम लोग विकासशील की श्रेणी में रखेंगे। और ये वो देश हैं जहाँ पर ये स्थितियाँ पाई जाती है कि हम उन्हें विकासशील कंट्रीज़ में रखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी समस्या पाई जाएगी जनसंख्या की? एक तो ये प्रॉब्लम पाई जाएगी कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल का अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आती है अनएम्प्लॉयमेंट की या बेरोजगारी की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था या तो संसाधन कम है अथवा संसाधनों का विदोहन उतना अच्छे से नहीं हो पाया है जिससे कि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध जनसंख्या को रोजगार मिल सके। तो बेरोजगारी की भी एक बहुत बड़ी समस्या विकासशील देशों में हमें देखने को मिलती है और ये भी समस्या कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से रिलेटेड है। घटिया जीवन स्तर या कुपोषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी एक इंडेक्स आया था कुपोषण का, तो उसमें सभी विकासशील जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम ये था कि हम लोग जो नई पॉपुलेशन हमारी पैदा हो रही है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कुपोषण का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना आपको खाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, कैलोरीज चाहिए, वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। मतलब जो बेसिक संसाधन है, भोजन का जो संसाधन है, वो भी अगर आपको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा तो ये भी एक प्रकार की पॉपुलेशन ग्रोथ की समस्या है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि संसाधनों का समान वितरण या अनुकूलतम वितरण किया जा सके। फिर हम लोग बात करते हैं कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन, मतलब जो एग्रीकल्चर जो हमारे संसाधन है, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उसमें से लगभग मतलब उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और इन एग्रीकल्चर जो रिसोर्सेज हैं इनका हमें और अच्छे से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि
यही वो एग्रीकल्चर है जो संपूर्ण जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या बन के आती है। औद्योगिक क्षेत्र की धीमी गति, ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी भी कि इन सब कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी वो बहुत कम है, औद्योगिकरण बहुत धीरे धीरे हो रहा है। कहीं ना कहीं औद्योगिकरण की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर हम अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दे सकें और पॉपुलेशन को अधिक से अधिक संख्या में अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध करवा सके। रूढ़िवादिता, वहाँ पर चाहे वो परंपराएं हो या धार्मिक स्थिति हो, वहाँ पर पुरानी परंपराओं को भी उसी तरह से ढोया जाता है, चाहे वो ठीक हो या नहीं। रूढ़िवादिता भी एक बहुत बड़ी समस्या है पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण भी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो विकसित कंट्री है, जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज़ हो या अमेरिका के कंट्रीज़ हो, तो वहाँ पर क्या बड़ी समस्या होती है पॉपुलेशन। वहाँ पॉपुलेशन की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर नई पॉपुलेशन, या यूँ कहें कि जनसंख्या वृद्धि हो नहीं रही है, तो नई पॉपुलेशन आ नहीं रही है और टोटल जनसंख्या के अंदर 65 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जो कि अब कामकाजी जनसंख्या नहीं है। तो ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं मैन पावर की आवश्यकता है, जहाँ जो वहाँ पर मैन पावर या यूँ कहें वर्क फोर्स की कमी है। सेकेंड वाला पॉइंट वही है कि मतलब जो उन्हें वर्क फोर्स की जो आवश्यकता पड़ती है वो अपेक्षाकृत वहाँ पर कम देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अर्बन सेंटर्स या यूँ कहें नगरीय क्षेत्रों का विकास इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं वो विकास से अछूते रह जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों के अंदर प्रवास करती है। फिर नगरीयकरण भी एक अपने आप में समस्या बन जाता है। जब सभी के सभी लोग नगरों की ओर जाएंगे, जैसे अभी दिल्ली का जो हाल है, मुंबई का जो हाल है, तो जब जैसे जैसे उन नगरों पर, जो कि फॉर एग्जांपल कोई एक नगर है जो कि 10,000 की जनसंख्या का भार धारण कर सकता है और वहाँ पर 10,000 की जगह 10 लाख लोग आकर के रहने लग जाए, तो संसाधन तो उतने ही रहे, लेकिन अगर वहाँ पर जैसे जैसे जनसंख्या का भार बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पर फिर अनेक समस्याएं आना शुरू होगी और लाइफस्टाइल वहाँ का धीरे धीरे खराब होगा। ये बेसिकली कुछ मोटा मोटा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाया है जनसंख्या से संबंधित अनेक समस्याएँ। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको पॉज करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये सामान्य टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है। तो ये था पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित विकसित और विकासशील देशों में भिन्न भिन्न जो समस्याएं थी उसके विषय में एक सामान्य चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।